जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक एंड शेयर करिए। बहुत लोग पूछ रहे थे मैम हाथ में क्या हो गया। हाथ में फ्रैक्चर हुआ था और मैं स्कूटी से गिर गई थी, बारिश का मौसम था इसलिए। बारिश में अच्छे से स्कूटी चलाना, ठीक है, मेरे जैसे मत चलाना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मॉक टेस्ट 3 है हमारा हिंदी का। 2 मॉक टेस्ट करा चुके हैं, एक सर करा चुके हैं, एक मैं करा चुके हैं, तीसरा ये है। शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन होंगे, सबको पता है। कॉपी पेन लेकर बैठना, देखना कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं और वो स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में बताना 20 में से कितने सही गए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है? ठीक है, कौन सा युग्म अल्प प्राण नहीं है? अल्प प्राण, महाप्राण, ये बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं अल्प प्राण कौन से होते हैं। कि अल्प प्राण जो होते हैं हमारे अल्प प्राण तो कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, छा वर्ग, ता वर्ग, जो भी जितने भी वर्ग हैं उनका पहला, तीसरा और पांचवा लेटर जो होगा, पांचवा व्यंजन जो होगा, वो आपका अल्प प्राण होगा। जिसमें अल्प प्राण मतलब जिसमें हमारी श्वास की मात्रा कम होती है, जिनको बोलने में हमें कम मात्रा लगती है, श्वास कम लेते हैं, सांस कम लेते हैं शुद्ध हिंदी में। और इसी तरह से एक होता है महाप्राण। महाप्राण वर्ड कौन से होते हैं? महाप्राण वर्ड वो होते हैं आपका दूसरा और चौथा वर्ग। का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, जितने भी वर्ग हैं उनका दूसरा और चौथा वर्ग होगा आपका महाप्राण। तो जिनमें श्वास की मात्रा कम लगेगी वो अल्प प्राण, जिनमें श्वास की मात्रा ज़्यादा लगेगी वो महाप्राण। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में का और गा, का कौन सा है? पहला। का, खा, गा, गा कौन सा है? तीसरा। तो ये कौन सा हो गया हमारा? अल्प प्राण। और पूछ क्या रहा है? नहीं है, नहीं पूछ रहा है। खा कौन सा है हमारा? दूसरा। घा कौन सा है हमारा? चौथा। तो ये कौन सा हो गया? दूसरा और चौथा महाप्राण। तो आंसर हमारा आ गया महाप्राण। ऐसे ही ये भी, ये सब वही है कि पहला, तीसरा, मतलब ये वही होंगे, पहला, तीसरा, पांचवा। इनमें से जो वर्ड है, अब सोच रहे होंगे पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा कहाँ से आ गया? तो छोटा बड़ा पढ़ा होगा बचपन में भी। जैसे पहला मैं का वर्ग का बता देती हूँ। का, खा, गा, घा, ड़ा। तो ये पहला हमारा हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो इस तरह से ही चा वर्ग, ता वर्ग, इस तरह से सारे वर्ग के हमें देखने हैं। पहले पर जो आएगा, पहले, तीसरे और पांचवे पर अल्प प्राण। बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो मैं और एक अच्छा तरीका बता देती हूँ कि ऑड नंबर वाले जो होते हैं, ऑड नंबर वाले वो कौन से होंगे? वो अल्प प्राण होंगे। इवन नंबर वाले जो होंगे वो महाप्राण। सम वाले महाप्राण, विषम वाले अल्प प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें मैंने लिखा है, पढ़ लेते हैं एक बार अल्प प्राण की डेफिनेशन। जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास या प्राण वायु की मात्रा अल्प यानी कि कम होती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण, ये कौन से हैं? पंचम वर्ण अल्प प्राण वर्ण होते हैं। और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे खा, गा, यह महाप्राण वर्ण है। अभी ऑप्शन में देखा था तो उसी के हिसाब से। अब महाप्राण की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। जिन वर्गों के उच्चारण में श्वास या प्राण वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा, ता, पा वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ वर्ण महाप्राण वर्ण होते हैं। इन्हें अपने दिमाग में घुसा लेना। अब एक्स्ट्रा जो यार वाला वा है वो कौन से वर्ण है? अल्प प्राण अंतस्थ वर्ण होते हैं। और शा, सा, सा, हा जो है वो महाप्राण ऊष्म वर्ण होते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना। और इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि का कौन सा वर्ण है, छा कौन सा वर्ण है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, डेफिनेशन को अपने दिमाग में बसा लेना। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इनसे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? सभी शब्द तत्सम हैं, तो मतलब दो वर्ड दे रखे हैं, दोनों के दोनों तत्सम है। कौन से? पलंग, पीला। पलंग तत्सम नहीं है, तद्भव है। पीला भी तद्भव।
कुम्हार, गधा, ये भी तद्भव। डंडा, नाक, ये भी तद्भव। 90 स्वर्णकार, ये हमारे तत्सम है। 90 का मतलब नया, स्वर्णकार का मतलब सुनार, इनका तद्भव ये है। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इनके ऑप्शंस भी। देखिए, तत्सम है 90 का नया, स्वर्णकार का सुनार। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा है? तत्सम तद्भव अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफी आते हैं। सलाका का तद्भव कौन सा है? सिलाई, सलाइका, सलाई, सलाका। तद्भव पूछा है तो सलाई, सिलाई मत करके आना, सिलाई स्टिच होता है, सिलाई मत करके आना। भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? भुजंग का पर्यायवाची क्या है? केचुआ नहीं, गिरगिट नहीं, सर्प नहीं, गिरगिट नहीं, सर्प हाँ। भुजंग का पर्यायवाची सर्प होता है, तोता नहीं, ये 3 नहीं है, सर्प होता है भुजंग का। अब भुजंग के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? सर्प आपको पता चल गया, सांप, फणधर, फणीश, विषधर, काकोदर, व्याल, नाग। काकोदर बहुत अलग सा लग रहा है तो उसको देख लीजिएगा। और अन्य जो शब्द थे उनका पर्यायवाची मैं बता दूं, केचुआ। केचुआ को क्या कहते हैं? केचुआ दीप्तरस। गिरगिट को कुलाहक, क्रकलास, गिदोना, सरटा। तोता का शुक, सुआ, कीर, प्रियदर्शन, सुग्गा। मियाँ मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू तो कोई भी लगा ही देगा क्योंकि घर में भी तोता पालते तो मियाँ मिट्ठू ही बोल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से एक युग्म में उपयुक्त ब्लोम शब्द का चयन नहीं हुआ है। तो एक युग्म है, दो दे रखे हैं, ब्लोम है, तो एक दूसरे के ब्लोम है, कौन सा युग्म गलत है वो बताना है। देखिए, आलस्य का स्फूर्ति, किसी में आलस्य तो स्फूर्ति उसका अपोजिट हो जाता है। उत्तम का अधम, उर्वर का उसर, सूखे का गीला, और हास का बढ़त। ये हमारा ऑप्शन अलग है, हास का बढ़त ब्लोम नहीं होगा। हास बढ़त से विकल्प अनुचित है। हास का उचित ब्लोम शब्द विकास होगा और बढ़त का ब्लोम शब्द घटत होगा। बढ़त का घटत होता है। 6th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? रेखांकित शब्द हमारा ये है दर्जा। दर्जा के स्थान पर हम कौन सा शब्द यूज करें कि ये वाक्य और हमारा सुंदर लगे? दर्जा की जगह आपके रहन सहन का तरीका ऊंचा है, तरीका नहीं आएगा ऊंचा के साथ। आपके रहन सहन का कुछ ऊंचा है, बिल्कुल नहीं आएगा। आपके रहन सहन का भांति ऊंचा है, बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे ही आप यूज कर करके देखिए कौन सा सेंटेंस में अच्छा लग रहा है। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है, स्तर ऊंचा है, ऊंचा और स्तर दोनों अच्छे लग रहे हैं, तो हमारा सही आंसर भी यही होगा। जो अच्छा है वही आंसर सच्चा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, देखिए जो उसमें ऑप्शन में थे इंपॉर्टेंट, तरीका को हम और क्या कह सकते हैं? तरीका को ढंग, प्रकार। ऊंचा ना होता तो हम ये यूज कर लेते, बहुत अच्छा लगता। भांति का चाल ढाल, रंग ढंग। कुछ का थोड़ा तनिक, बहुत कम, जैसे ऐसे कुछ का। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये वाक्य शुद्धि अशुद्धि बहुत पूछते हैं और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ शुद्ध पूछ रहा है या अशुद्ध। तो शुद्ध पूछ रहा है, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। देखिए ये तो गलत है, मंगलवार वार लगा है तो दिन नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि वार का भी मतलब दिन ही होता है, तो इसमें ये तो हमारा गलत हो गया। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। आपके प्रश्न का पूछ रहा है ना, प्रश्न का समाधान नहीं होता, प्रश्न का उत्तर होता है, समस्या का समाधान होता है, तो ये हमारा ऑप्शन पूरा गलत। वह उसका चश्मा भूल गया, वह उसका चश्मा भूल गया, वह उसका चश्मा भूल गया, उसका नहीं, वह स्वयं का चश्मा भूल गया, तो ये उसका इसके साथ यूज नहीं होगा, वह के साथ स्वयं होगा। अब इसका बचा एक ऑप्शन,
आज उसके रहस्य का राज खुल जाएगा। हमारा यही बचा ऑप्शन है, यही सही है। अब ये मैं बता ही चुकी हूँ किसमें क्या गलती है, और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है। हिंदी में वाक्यगत अशुद्धियों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, वर्तनी संबंधी शुद्धि हो सकती है, शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि हो सकती है, लिंग संबंधी अशुद्धि हो सकती है, वचन संबंधी अशुद्धि हो सकती है, पद क्रम संबंधी अशुद्धि हो सकती है, या पुनरावृत्ति की अशुद्धि हो सकती है। पुनरावृत्ति आप देख चुके हैं अभी, जैसे बार और दिन, मंगलवार और दिन दोनों एक साथ हो गए, तो ये पुनरावृत्ति वाली हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पुल्लिंग है? तो कौन सा वाक्य पुल्लिंग है? आप लोग कैसे अच्छा लगाते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में देना। मैं कैसे बताती हूँ, मैं आपको अभी वीडियो में बताती हूँ। देखिए, मैं कैसे करती हूँ कि हर सेंटेंस को बना लेती हूँ कि इसमें बात का क्या होगा। बात गई, रात गई, आए, आई, है ना, आई हिंदी, व्यय हुआ, लड़का टोन आ रहा है ना, तो इसमें हमारा व्यय ऑप्शन हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब देखिए, बात स्त्रीलिंग, रात स्त्रीलिंग, आए स्त्रीलिंग है, और हमें पता कैसे चलेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम इस शब्द को यूज़ करेंगे कि हाँ भाई, इसमें हमारा पुल्लिंग आ रहा है कि स्त्रीलिंग आ रहा है, कौन सी टोन आ रही है, वही हमारा होगा। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो भेद होते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसमें वैसे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती, बस आप अपने कॉमन सेंस इसमें यूज़ करिएगा। एक आध बार पढ़ना चाहो तो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद लिखिए। श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है, तो इसमें कौन सी क्रिया है? श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है, तो इसमें हमारा सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया हमारी इसमें है, बताती हूँ कैसे है। देखिए, सकर्मक, श्याम अपना पाठ बाएं हाथ से लिखता है, वाक्य में सकर्मक क्रिया है। इस वाक्य में लिखता शब्द सकर्मक क्रिया को प्रकट कर रहा है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया वह होती है जो अपने अर्थ की पूर्ति के लिए कर्म की आवश्यकता होती है। तो उसको सकर्मक लिखने को, उसको कर्म की आवश्यकता है। क्या लिख रहा है? कौन लिख रहा है? राम, श्याम लिख रहा है, अपने बाएं हाथ से लिख रहा है। तो इसको लिखने के लिए कि भाई बताना पड़ेगा कि हमारा कर्म क्या है, तभी पता चलेगा। खाना, पीना, लिखना, ये सब कौन सी क्रिया है? हमारी सकर्मक क्रिया। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके अदर क्वेश्चन भी से सॉल्व हो सकते हैं। तो अकर्मक क्रिया के बारे में पता कर लें। इसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। अकर्मक, बिना कर्म की क्रिया। क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे मोहन सोता है, कौन सो रहा है? डायरेक्ट पता चल रहा है मोहन सो रहा है। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया होती है जो क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, एक सीधा डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। जैसे शिक्षक ने छात्र को किताब दी, तो दो कर्म हो गए, शिक्षक ने छात्र को किताब दी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जहां कर्ता, अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया बहुत इजी है, जहां कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी अन्य को उसे करने के लिए प्रेरित करता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक स्वयं पाठ नहीं पढ़ रहा है, वो छात्र से पाठ पढ़वा रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? अब पूछा है अशुद्धि, शुद्धि नहीं पूछा है, अशुद्धि पूछा है। मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, इसमें हमें कोई अशुद्धि नहीं लग रही, ये बिल्कुल हमारा सही है। वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया। बोलते हैं ना भाई, जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता सुख दुख का, बोलते हैं वो तो भाई पत्थर बन गया है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जीने मरने की कसमें खाने को तैयार हूँ। तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो, ये पढ़ने में ही गलत लग रहा है, तो इसका आंसर हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। तुम तेरा घर स्वयं संभालो नहीं, तुम अपना घर स्वयं संभालो, ये शुद्ध वाक्य होगा हमारा। सर्वनाम संबंधी शुद्धि है। देखिए वाक्य का सही जो है, तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो,
स्वयं, खुद, तेरा, सब इसमें प्रयोग कर लिया है, सारी अशुद्धि इसमें आ गई है। इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सही वाक्य क्या होगा? तुम अपना घर स्वयं संभालो। तेरा की जगह अपना, खुद को हटा दो। स्वयं और खुद कभी एक साथ यूज नहीं हो सकते हैं, तो कभी भी आप यूज मत करना। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बहुत देखना पड़ता है, तो इसको देख लीजिएगा। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कैसी हो सकती है? देखिए, पुरुष, लिंग, वचन आदि के अनुचित प्रयोग से होने वाली अशुद्धियों को सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कहा जाएगा। मैं स्वयं खुद वहां जाना चाहता हूं। अब देखिए फिर से वही, मैं स्वयं, खुद एक साथ यूज कर लिया, स्वयं खुद एक साथ। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैं स्वयं वहां जाना चाहता हूं। खुद स्वयं एक साथ यूज नहीं होगा, ध्यान में बसा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाइस उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है? वाइस, वाइस क्या? जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, वाइस राय हो गए, और वाइस चेयरपर्सन हो गए। ये सब क्या है? उपसर्ग। वाइस एक उपसर्ग है, इसे शब्द मत समझ लीजिएगा। तो बेईमान, बेईमान में वाइस नहीं आ रहा है, वे इंतहा में भी वाइस नहीं आ रहा है, वाइस राय, ये हमारा ऑप्शन सही है। वाइज, वाइस प्लस राय, ये दो शब्दों से मिलकर हमारा उपसर्ग ये शब्द बना है। वाइज हमारा उपसर्ग हो गया, राय हमारी शब्द हो गया। खुशगवार, ये भी नहीं। अब वाइस शब्द में वाइस उपसर्ग मैं बता चुकी हूं। अदर जो हैं उनमें क्या क्या उपसर्ग हैं देख लीजिए। इसमें वे हो गया, इसमें भी वे, इसमें खुश, ये हमारे उपसर्ग हो गए। चलिए नेक्स्ट, ये सब बता चुकी मैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? अब मैंने रहित पे मार्क करा है, तो आप रहित का मतलब क्या होता है? एक होगा प्रत्यय सहित, एक होगा प्रत्यय रहित। प्रत्यय सहित मतलब कि उसमें प्रत्यय यूज हुआ है, प्रत्यय रहित उसमें प्रत्यय यूज नहीं हुआ है। रहित का मतलब नहीं, सहित का मतलब हाँ, ठीक है। तो अब दुस्साहस, धैर्यवान, पुत्रवत, पत्रकार, अब इन सब में आपको क्या दिख रहा है? उपसर्ग दिख रहा है। धैर्य में वान, पुत्रवत में वत, पत्रकार में कार, और दुस्साहस इसमें हमें उपसर्ग नहीं दिख रहा है, इसमें हमें संधि दिख रही है। दु प्लस साहस, दुधन साहस, ये हमारी संधि है। अब देख लीजिए, ये सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण, अवना का क्या होगा? आवना, जैसे आवना प्रत्यय है वो किस किस में? सुहावना, डरावना, एया हसेया, बचेया, सा उमस, तमस, ई घोड़ी, नानी, घोर, रिश्वतखोर, चुगलखोर, गर कारागर, जिलागर। क्वेश्चन नंबर 13, उपसर्ग प्रत्यय, ये आपको याद थोड़े थोड़े पढ़ लीजिएगा, बाकी हम तो करा ही रहे हैं। जितने मॉक टेस्ट में हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे चैप्टर, सारे उपसर्ग वगैरह कंप्लीट कराते जाएं। निम्न में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव पूछा है। देखिए, संचारी भाव पूछा है, स्थायी भाव और संचारी भाव अलग अलग होते हैं। तो मैं बता दूं, स्थायी भाव जो हमारे मन में आते हैं वो, और संचारी भाव जो हमारे मन में आते हैं और एकदम से लुप्त भी हो जाते हैं। स्थायी भाव को ही उभारने के लिए होते हैं ये। तो ये पूछा है नहीं है। मद, जुगुप्सा, स्मृति, स्वपन। जुगुप्सा हमारा स्थायी भाव है। जुगुप्सा मतलब घृणा, घृणा का स्थायी भाव हमारा है जुगुप्सा। ये इसका बहुत सारा लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा इसमें इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। जुगुप्सा यानी कि घृणा, ये स्थायी भाव परिपक्व अवस्था में होता है, वहाँ विभत्स रस होता है। जुगुप्सा विभत्स रस का वो होता है स्थायी भाव, और उसका मतलब घृणा, जब किसी को घृणा होती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, ये सब मैं बता चुकी हूँ इन्फॉर्मेशन। स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं, देखिए पुनः लुप्त हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ठीक है, स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए, यानी कि मुझे अंदर से रोना आ रहा है, उसको भाई हिट करने के लिए कौन सा भाव आएगा? संचारी भाव।
निर्वेद, शंका, ग्लानि, हर्ष, आवेग आदि प्रमुख संचारी भाव हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 संख्याएं होती हैं स्थायी भाव, संचारी भाव की। ये लिखी हुई हैं, मैं पढ़। क्वेश्चन नंबर 14, कफन कहानी के लेखक हैं। कफन कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कफन, ये देखिए ये आपके फैक्ट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे इनको कि कफन के मुंशी प्रेमचंद की 2-4 कहानियाँ याद, इंपॉर्टेंट जो लेख हैं उनके याद कर लेना। नाटक, कहानी जो भी जितने हैं, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजेंद्र यादव, और जैसे ये छोटे छोटे, मतलब ये सब याद कर लीजिएगा। इनकी कुछ कृतियां हैं, याद कर लेना। बाकी हम ऐसे क्वेश्चंस के अनुसार कराते रहेंगे, और किसी दिन आप चाहो तो हम एक क्लास भी लगा दें कि भाई एक एक राइटर के हमें कृति बता दीजिए, जिससे कि आप नोट भी कर लें, या कोई PDF हम बना के दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, कफन के प्रेमचंद है, ये सब मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो। ओ कितनी ठंडी रात है, इसमें बताना है कौन सा अव्यय है। ओ, ये कौन सा चिन्ह है? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है ये, जिसमें ये होगा, वो कौन सा होगा? विस्मयाबोधी अव्यय, विस्मयाबोधी। क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नवाचक, प्रश्नबोधक। अब आ जाता है गद्यांश। गद्यांश में भाई मुझे लगता है फ्री के 5 नंबर होते हैं, तो गद्यांश आप जरूर अटेम्प्ट करा करें। तो गद्यांश की हम प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। निरंतर परिश्रम करते रहने से असाध्य माना जाने वाला कार्य भी सिद्ध हो जाया करता है। असफलता के माथे में कील ठोककर सफलता पाई जा सकती है। असफलता के मार्ग में अगर आप कील ठोक देंगे तो सफलता पा ही लेंगे। आप कील कैसे ठोकेंगे? पढ़ पढ़ के कील ठोकेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कील ठोकेगी। जैसे कुएं की जगत पर लगी सिल यानी सिला, पानी खींचने वाली रस्सी के बार बार आने जाने से, कोमल रस्सी की रगड़ पड़ने से घिसकर उस पर निशान अंकित कर जाया करता है। उसी तरह निरंतर और बार बार अभ्यास यानी परिश्रम और चेष्टा करते रहने से एक निठल्ला और जड़ बुद्धि समझा जाने वाला व्यक्ति भी कुछ करने योग्य बन सकता है। एक निठल्ला और जड़ बुद्धि समझा जाने वाला व्यक्ति भी कुछ करने योग्य बन सकता है। बार बार अभ्यास करोगे किसी चीज का, देखिए बार बार अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति एक योग्य व्यक्ति बन सकता है, सफलता और सिद्धि का स्पर्श कर सकता है। हमारे विचार में कवि ने अपने जीवन के अनुभवों के सार तत्व के रूप में ही इस तरह की बात कही है। हमारा अपना भी विश्वास है कि कथित भाव और विचार सर्वथा अनुभव सिद्ध ही है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16 पर आ गए हैं, तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 है, एक निठल्ला और जड़ बुद्धि कैसे योग्य बन सकता है। अभी मैंने बताया एक निठल्ला और जड़ बुद्धि व्यक्ति कैसे योग्य बन सकता है। आलसी होने पर तो एक अच्छा व्यक्ति भी निठल्ला बन सकता है। निरंतर एवं बार बार परिश्रम करने से, चुपचाप बैठने पर, काम न करने पर, ये तो ऑप्शन तीनों ही गलत हैं। बार बार अभ्यास करने पर एक निठल्ला और जड़ बुद्धि व्यक्ति भी सफल व्यक्ति बन सकता है। करत करत अभ्यास जड़ मत होए सिजात। सफलता कैसे पाई जा सकती है? सफलता कैसे पाई जा सकती है? अभी मैंने आपको बोला कि बार बार पढ़ के कील ठोको, उसमें कील ठोक करके ही सफलता मिल सकती है। कुछ ना करने पर सफलता कभी नहीं मिलेगी। दूसरों को परेशान कर, बिल्कुल नहीं। असफलता के मार्ग में कील ठोक कर, बिल्कुल सही। असफलता के मार्ग में कील ठोकेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी। आराम से कार्य करने पर, बिल्कुल नहीं। कुछ भी काम आराम से करो, कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 18, अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक देना है। तो हमारा अनुच्छेद, ये जो हमारा गद्यांश था, ये किस पर टिका हुआ था? बार बार अभ्यास करने पर ज़्यादा उसका फोकस था कि अगर तुम बार बार अभ्यास करोगे तभी सफल व्यक्ति बन पाओगे। तो अब हम देख लेते हैं जड़ बुद्धि नहीं। करत करत अभ्यास जड़मति होता
होत सुजान, हाँ ये हमारा ऑप्शन सही है। असाध्य कार्य सुधार होने के तरीके से नहीं, सुधार होने का तरीका कहीं में नहीं दिया है। यही बार बार अभ्यास की बात इस गद्यांश में बोली गई है कि बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि भी अच्छा व्यक्ति बन सकता है, सफल व्यक्ति बन सकता है। जड़ बुद्धि का क्या अर्थ है? जड़ बुद्धि को मैं बार बार आपसे रिपीट कर रही हूँ कि क्या होता है। मूर्ख, स्थिर बुद्धि, बुद्धिमान, चालाक। देखिए स्थिर बुद्धि, बुद्धिमान, चालाकी तीनों एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं। अलग ऑप्शन क्या है? मूर्ख। जड़ बुद्धि का मतलब भी मूर्ख ही होता है कि ये तो कतई जड़ बुद्धि लड़का है, ये तो कतई जड़ बुद्धि लड़की है, ऐसे बोलते हैं ना कि मूर्ख है, बिल्कुल जड़ बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 20, परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? अब देखिए विलोम तो हम आप लोगों को बहुत करा चुके हैं, ये आप अपने आप से करिएगा, ये आपका होमवर्क है, HW है। और HW आप मुझे कहाँ करके देंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि इसका आंसर क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे कि परिश्रम का विलोम क्या है। और अगर किसी ने आंसर गलत दिया तो मैं सच में फ़ोन में से निकल के आके मारूंगी उसको, ठीक है। आज 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। कैसे लगे क्वेश्चन ये भी बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।